नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का हो चुका है, जहां पर बेहद खास मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग 2 साल से जारी है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक जो है हड़कंप मच गया। लेकिन ये बयान है क्या, और क्या वाकई में नाटो अपनी सेना यूक्रेन में उतार सकता है, और क्या वाकई में जो रूस दूसरे देशों के सैनिकों पर निर्भर है वो नाटो का मुकाबला करने के लिए तैयार है? कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और अहम पॉइंट रूस से ही जुड़ा हुआ, रूस और नॉर्थ कोरिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि क्या अनाज के बदले गोला बारूद खरीदा जा रहा है। इस पे भी चर्चा करेंगे, कितनी संभावना है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और पुतिन के बीच कई अहम मुलाकातें हुई हैं। तो क्या कुछ डील्स भी हुई हैं कि तुम हमें अनाज दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। और चीन को लेकर भी आज बातचीत होगी, क्योंकि 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 1500 तक ले जाना चाहता है। भारत के लिहाज से यह चिंताजनक है। अमेरिका 7 समुंदर पार है, भारत नजदीक है, और दोनों ही देशों के साथ चीन की तनातनी है। इसको आगे डिकोड किया जाएगा कि क्या वाकई में वेपन ऑफ डिटरेंस परमाणु है या कुछ और बनाने का काम इस वक्त बीजिंग में चल रहा है। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान से हड़कंप। बड़ी खबर आपको बता दें, मैक्रों यूक्रेन में भेजना चाहते हैं अपनी सेना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मैक्रों के बयान के बाद पुतिन का पलटवार। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस नाटो के साथ सीधे युद्ध के लिए तैयार है, मॉस्को की तरफ से कह दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान से हड़कंप। मैक्रों यूक्रेन में भेजना चाहते हैं अपनी सेना। मैक्रों के बयान के बाद पुतिन का पलटवार, रूस नाटो के साथ सीधे युद्ध के लिए भी तैयार है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें। उसके बाद मैक्रों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पुतिन की नाटो को वार्निंग। रूस ने मंगलवार को नाटो देशों को वार्निंग दी, नाटो के किसी देश ने सेना भेजी तो अंजाम बुरा होगा, यह मॉस्को की तरफ से कहा गया। अमेरिका नाटो में सीधी लड़ाई के लिए रूस तैयार है। मैक्रों ने कही थी सैनिकों को भेजने की बात। मैक्रों के बयान से कई देशों ने किनारा भी किया जो कि नाटो के देश हैं। क्या यूक्रेन को लेकर असमंजस में है नाटो? ये एक अहम पॉइंट है जिसमें मुझे लगता है कि और डिटेल में बातचीत हो सकती है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने फंडिंग पे लगाम लगाई है, क्या वाकई में अब नाटो के तमाम देश ये सोच रहे हैं कि अब यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इन चीजों को समझने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन मैक्रों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो जल्दी से आप सुन लीजिए। कहना है कि हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि रूस युद्ध ना जीत सके। मौके पर आधिकारिक समर्थित तरीके से सेना
भेजने पर आज कोई सहमति नहीं है, लेकिन बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मैक्रों का कहना है। उसके बाद अमेरिका का भी एक बयान सामने आता है। एड्रियन वॉटसन प्रवक्ता है अमेरिका की तरफ से, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ किया है कि अमेरिका यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना नहीं भेजेगा। दो अहम देश नाटो के सदस्य, फ्रांस का सोच कुछ अलग, अमेरिका की सोच कुछ अलग। समझना होगा, इसको समझना होगा, और समझाने के लिए तीन खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले आपको जय हिंद। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश जी। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपको भी, शुक्रिया। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। मेरा बड़ा अहम पॉइंट सर, क्या नेटो के जो देश हैं वो अब यूक्रेन को लेकर एक मत नहीं है? जिस प्रकार से हम मैक्रों की बात करें, वो कहते हैं कि जरूरत होगी तो हम सेना भेजेंगे, लेकिन फिर अमेरिका 12 घंटों के अंदर अंदर खंडन कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। और जहां तक मैक्रोन का सवाल है, आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, बोलिए, आ रही है सर। हाँ, और देखिए, पहली बात, नाटो का इरादा बहुत क्लियर है कि वो सपोर्ट हमेशा यूक्रेन को देता आया जब से लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन जो सपोर्ट मिली है वो अमूमन तौर पे मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री हथियार वगैरह से दिया गया है, जिसमें एम्युनिशन शामिल है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट रही है, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन जो रूस के कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो नाटो इसमें सब बहुत क्लियर कट उनकी एक राय है। लेकिन जो मैक्रो का भी एक स्टेटमेंट आया कि सेना भेजना है, उस पे तो वो पहली बात, मैक्रो 32 कंट्रीज की आज की तारीख में, अगर स्वीडन भी अब ज्वाइन करने वाला है तो 32 कंट्रीज हो जाएंगी नाटो में। ये एक देश का कोई फैसला हो ही नहीं सकता, और ना मैक्रो यह फैसला कर सकते हैं। ये पहली बात, नाटो सेक्रेटरी जनरल उनकी पूरी, और आपको सबको पता है कि बाय एंड लार्ज नाटो जो है वो यूएस लेड है। तो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, सिर्फ अपनी एक उसमें ग्रुप में दिखाना कि एक हम बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं यूक्रेन के, और एक मैसेजिंग है रशिया के लिए। इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है। हरगिज कोई भी नाटो कंट्रीज इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, जो मिलिट्री एडवाइस है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है, वो चलती आ रही है और वो शुरू से थी, लेकिन वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। क्योंकि अगर जिस दिन बूट्स ऑन ग्राउंड जिस देश ने भी किया, मान लो फ्रांस भी करता है, तो वो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा रशिया के खिलाफ, और रशिया को फिर पूरा अधिकार है, अगर फ्रांस ही अकेले भेजता है जी, तो वो फ्रांस पे वो वापस काउंटर अटैक कर सकता है। तो ये मेरे को लगता है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और रूस ने भी अपना वो स्टेटमेंट दे दिया, तो ये स्टेटमेंट्स की लड़ाई है। ऑन ग्राउंड मिलिट्री सपोर्ट और जो एड है वो उसकी बात हो रही है। और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी कांग्रेस में स्कटल हो रखा है मिलिट्री एड, मेरे ख्याल वो एक और प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी है, क्योंकि सारा लड़ाई का दामोदार जी। उस पर निर्भर है। नहीं तो यूक्रेनियन फोर्सेस के पास आज की तारीख में एम्युनिशन की बहुत ही कमी है, और इसीलिए उनके जो फोर्सेस हैं जो 2 साल तक डटे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो कई जगह से अभी उनको खाली करना पड़ा है, जैसे अब्दीका शहर वगैरह वो जो वहां से इन्होंने खाली किया है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सिंबॉलिक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट्स है, इसके अलावा मेरे को इसमें कोई अहमियत नहीं दिखती है। रमेश, राजेश। ठीक है सर। लेकिन कर्नल सोडी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और अहम पॉइंट लेकर। नेटो का जो रोल था सर ने समझा दिया, लेकिन मैं रूस को लेकर अगर आपसे समझना चाहूं, नेपाली भी चाहिए उनको, गोरखा सैनिक भी हैं लड़ने के लिए, हालत हो चुकी है कि गोरखाओं की भर्ती करनी पड़ रही है। भारतीयों की भी खबर आ रही है, हो सकता है कि
अफ्रीका से भी कुछ लोगों को हायर किया गया हो सकता है कि यूरोप के भी कई देशों से हायर किया गया हो, जिस देश के अंदर खुद के नौजवान लड़ने के लिए नहीं है, वो देश कह रहा कि हम राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जैसे हम देखते हैं, जब एक मोमबत्ती बुझने वाली होती है तो वो आखिर कुछ क्षणों में वो कुछ ज्यादा उसमें तेज उसमें लाइट आती है। यही हाल नाटो और यूक्रेन का है। ये जंग यूक्रेन हार चुका है, सिर्फ थोड़े महीने की बात है जब औपचारिक तौर से ये युद्ध भी खत्म होगा और रूस अपनी विजय भी डिक्लेयर करेगा। जहां तक फ्रेंच के राष्ट्रपति मैक्रोन का बयान है, इसमें कोई डेप्थ नहीं, इसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। आज अमेरिका की अपनी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वो यूक्रेन को पैसे नहीं दे पा रहा है। वो बार बार इजराइल को बोल रहा है युद्ध खत्म करने के लिए, क्योंकि अब आर्थिक तरीके से अमेरिका बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां तक बात है रूस की, रूस चाहे गोरखा ले रहा है, चाहे भारत के कुछ लोग वहां गए हैं, चाहे अफ्रीका के कुछ लोग गए हैं, वो नॉन कॉम्बैट ड्यूटीज पे गए हैं, एक सहायक की तौर पे वहां पे मदद करने के लिए कॉम्बैट सोल्जर्स की। रूस में अभी भी सैनिकों की कोई कमी नहीं है। अगर वो अब भी चाहें तो वो नहीं, मेरा पॉइंट सॉरी सर ये है कि जिस देश के युवाओं के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए कर्नल सोडी सर मेरा पॉइंट यह है कि जिस देश के अंदर नौजवानों में अपनी मातृभूमि के लड़ने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपनी फौज में नहीं जा रहे हैं, उन्हें बाहर से हायरिंग करनी पड़ रही है, वो देश अगर कह रहा है कि मैं नेटो का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, मैं उस पॉइंट से समझना चाहता हूं सर चीजों को। राजेश जी, रूस के जो नौजवान हैं वो अपनी सेना में ज्वाइन कर रहे हैं और वहां पे रूस में कॉम्बैट सोल्जर्स की कमी नहीं है, क्योंकि अब रूस अपना दूसरा समर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है थोड़े महीनों में। उसके बाद वो अपनी विजय डिक्लेयर करेगा। इस वक्त उसे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए अपनी सेना में, चाहे कॉम्बैट सोल्जर्स हो चाहे हेल्पर हो। तो ये जो हेल्पर या सहायक पार्टी है जो अफ्रीका या दूसरे देशों से आ रही है, वो सिर्फ इन कॉम्बैट सोल्जर्स की मदद करने के लिए आ रही है। जहां तक रूस की ताकत की बात है राजेश जी, जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बयान दिया, तुरंत ही राष्ट्रपति पुतिन का बयान आया कि अगर नाटो ने आर्टिकल 5 को इन्वोक किया तो वो पलक झपकने से पहले ही वो उसका हर्ष देख लेंगे, क्योंकि रूस के पास आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार साफ किया हुआ है कि वो हिचकिचाएंगे नहीं परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से। आज अगर हम नाटो देशों को भी देखें, नाटो देशों आपस में इतने बटे हुए हैं, क्योंकि कुछ नाटो देश अभी भी हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस का तेल खरीद रहे हैं, रूस की गैस खरीद रहे हैं, और यही कारण है कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड अमेरिका ने कोशिश की वो पूरी तरह विफल रहा। तो जहां तक रूस की बात है, मैं मानता हूं कि जब ये 2 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई तो रूस की कुछ प्लानिंग फेलियर्स थी, उसकी वजह से युद्ध 2 साल से लंबा चल रहा है। अन्यथा इनकी अगर प्लानिंग फेलियर नहीं होती तो युद्ध 7 से 10 दिन में खत्म हो गया था, अगर उन्होंने अपना लक्ष्य डॉनबास इलाके को रखा होता। लेकिन इन फेलियर्स के बावजूद आज जो पलड़ा है वो रूस के पूरे के साइड में भारी है, और नाटो हो या अमेरिका हो, ये कभी भी रूस पे वार करने का सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा राजेश जी, रूस इस वक्त अकेला नहीं है। रूस के साथ 3 और देश हैं, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया। और 17 जनवरी को पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट स्नैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इनके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान। तो ये जो जमाना है, ये अभी युद्ध का जमाना शुरू हुआ नहीं है, अभी तो शुरू होना है। ठीक है जी, अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, अमेरिका ने क्या फंसा दिया है यूक्रेन को? काफी अच्छा यूक्रेन की आर्मी कर रही थी, लेकिन जैसे ही बजट रुका, जैसे हथियारों की सप्लाई रुकी, जेलेंस्की के भी हाथ खड़े होने लगे हैं, और ये एक बम्पर मौका व्लादिमीर पुतिन के लिए निकल कर आया है। जी जरूर, देखिए वास्तविक रूप से अगर देखें राजेश जी, तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, इसका जो वास्तविक स्वरूप ये है कि ये रशिया और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है।
और ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे के ऊपर अपने डोमिनेंस को स्थापित करने की प्रतिद्वंदिता है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जाहिर है कि अति महत्वाकांक्षी हैं। वो पुराने सोवियत यूनियन के जो गौरव को हासिल करना और हर जगह रशिया के प्रभाव को बढ़ाना उनकी मंशा है। चाइना की भी ऐसे ही सोच है और अपने मंसूबों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने में ये दोनों देश क्लोज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने कोई मिलिट्री सपोर्ट अभी तक घोषित रूप से नहीं किया है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना और रशिया आने वाले समय में और स्ट्रेटेजिकली क्लोज होंगे। और ईरान ने तो जो है सीधी मदद रशिया को पहुंचाना शुरू भी कर दिया है और नॉर्थ कोरिया के बारे में भी रिपोर्ट है कि अनेक तरीके के एम्यूनिशंस नॉर्थ कोरिया अब रशिया को प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसे में एक जो पोलराइजेशन है पूरे विश्व में वो स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिख रहा है। एक नए शीत युद्ध का खतरा दिख रहा है और ये जो लड़ाई है ये जाहिर है कि रशिया यूक्रेन के बीच की वास्तविक रूप से नहीं है। यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन की अपनी शक्ति के आधार पर अगर वो लड़ता तो ये युद्ध, जैसा कि सोदी साहब ने कहा कि ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ही समाप्त हो चुका होता, लेकिन चूंकि पीछे की जो ताकत है वो अमेरिका और नेटो की है। यद्यपि कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, उसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये लड़ाई वास्तविक रूप से महाशक्तियां ही लड़ रही हैं। इसी वजह से ये लंबी लड़ाई चलेगी। ये इस तरीके के जो पोस्चरिंग अवश्य की जाएगी। अमेरिका के संसद के द्वारा अनेक रुकावटें पैदा की जा रही हैं, लेकिन चाहे वो वर्तमान का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या कल का कोई अन्य एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, ये जो लड़ाई है वो यूक्रेन के विरुद्ध जारी रहेगी। लेकिन इतना कहने के बाद अंतिम टिप्पणी में ये कहना चाहूंगा कि इस युद्ध में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यदि महाशक्तियां करती हैं तो ये तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा और ये न्यूक्लियर कंडीशन में लड़ा जाने वाला तृतीय विश्व युद्ध होगा, जो कि अनसस्टेनेबल होगा, जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं, वो निश्चित कर देगा। और ये कोई भी जो है महाशक्ति इसको नहीं करना चाहेगी। ये बयान वगैरह जरूर दिए जा रहे हैं, अपनी अपनी पोस्चरिंग जरूर की जा रही है, लेकिन कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए सर। चलिए मैं अभी होगा नहीं, चलिए मैं आता हूं फिर आपके पास। लेकिन मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, एक और भी मेरा नजरिया है, सिक्के का और एक पहलू है जिसे मैं देखना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा। हाल ही में जिस प्रकार से ब्लैक सी के अंदर रूस की नेवी को चोट पहुंचाई गई है, जिस प्रकार से उसके वॉरशिप को डुबोया जा रहा है, और कल एक और बड़ी अहम खबर आ रही थी कि रूस के अवाक्स को, जो कि जमीन से काफी ऊपर था, उसे ड्रोन ने एक मार गिराया। जो कहा जा रहा है कि 6th जनरेशन का जो ड्रोन है वो ही ऐसा कर सकता है। तो क्या वाकई में रूस के लिए भी तो मुश्किलें बढ़ रही है, खासकर ब्लैक सी के अंदर? कहीं ऐसा ना हो कि क्रीमिया तक बात पहुंच जाए, और ऐसा देख चुके हैं हम। पॉसिबिलिटी है सर? देखिए राजेश, ऐसा है, जब भी दो अपोजिंग फोर्सेस लड़ाई करती हैं तो दोनों तरफ काफी भारी नुकसान होता है, और इसमें कैजुअल्टीज होती हैं, जवानों की होती है, ऑफिसर्स की होती है, मिलिट्री हार्डवेयर काफी डैमेज होता है, एयरक्राफ्ट डैमेज होते हैं, शिप्स डैमेज होती हैं। तो ये एक लड़ाई का फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और खासकर ये लड़ाई जब 2 साल से चल रही है तो आपने देखा है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन हेडक्वार्टर्स तक भी अटैक किया है विद ड्रोन्स। उन्होंने कई जगह उन्हें अपने ड्रोन्स भेजे हैं। तो देखा जाए तो अभी ड्रोन्स की एक लड़ाई में बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, और इसके जरिए आपने शिप्स भी वो यूक्रेन ने डुबोई हैं, और जो एक एवैक भी अभी कराया गया है। तो ये सारा देखिए, चाहे रूस को भी ड्रोन्स मिल रहे हैं, शहीद ड्रोन्स यहाँ से ईरान से मिल रहे हैं, और यूक्रेन को भी मिल रहे हैं, हर कंट्री से ड्रोन्स मिल रहे हैं, अमेरिका से लेटेस्ट ड्रोन्स मिल रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि नुकसान तो दोनों साइड का होगा। और आज की तारीख में चाहे फिजिकल कैजुअल्टीज हो चाहे बैटल कैजुअल्टीज हो, उसमें दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है और होता रहेगा, क्योंकि जब दो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं तो जाहिर है कि कभी भी देखिए दोनों मैं बस के पास सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं उससे पहले एक पॉइंट आपसे संजय मैस्टन सर समझना चाहता हूं। जी, एक पॉइंट सर जो मेरा है बड़ा अहम, कि बीच में अब्राहम टैंक्स की बहुत ज्यादा चर्चा थी, चैलेंजर्स टैंक की बहुत ज्यादा चर्चा थी,
ब्रिटेन कह रहा था कि हम दे रहे हैं, जर्मनी कह रहा था हम दे रहे हैं, अमेरिका कह रहा था कि हम भी दे रहे हैं। सब हवा हवाई हो गया सर। देखिए कुछ तो दिया भी है, जैसे लेपर्ड टैंक्स वगैरह ये जर्मनी ने दिए हैं। और मेरे ख्याल हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की भी देखिए जो एड है अभी ये कांग्रेस में चल रहा है और वहां की जो जनता है उसको भी देख रही है, क्योंकि अमेरिका का एक लीडिंग रोल है नेटो में। और अगर ट्रंप का जिस प्रकार एक स्टेटमेंट था कि फंडिंग हम नहीं करेंगे और विड्रॉ कर लेते हैं वहां से, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। बट नेटो एक रियलिटी है, एग्जिस्ट करेगी, इसको चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडेन हो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। वो हमें एक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हो सकता है कि अभी ये जो ऑफेंसिव अभी रूस प्लान कर रहा है, समर ऑफेंसिव, हो सकता है कि कुछ 1, 2 या 3 महीने में, क्योंकि इनको भी पता है। देखिए आज सबसे ज्यादा यूरोप की सिक्योरिटी थ्रेटन्ड होती है। अगर कल यूक्रेन गिर जाता है और रशियन फोर्सेस एडवांस करती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट पोलैंड होगा, फिर लैटविया होगा। और जिस प्रकार अभी बात भी उभरी है कि यूएसएसआर, जो उस समय यूएसएसआर था, जो उनकी लॉस्ट ग्लोरी है, वो उसको रिगेन करने के लिए पुतिन का एक मंशा है, उनका इरादा है। तो क्या नाटो इसको करने देगी? मेरे को लगता नहीं है। तो हो सकता है कि मिलिट्री एड बाद में मिल जाए और कुछ हद तक टैंक्स वगैरह है। और अभी तो बात F-16 की भी हो रही है, बल्कि बल्गेरिया ने बोला भी है कि हम अभी F-16 भी दे देंगे। तो ये लड़ाई का, और एक और आप चीज देखिए अभी सबको पता है, अमेरिका को भी, यूक्रेन को भी और रशिया को भी, अब ये लड़ाई बहुत बढ़ गई है। इसको अभी डिप्लोमेटिक तरीके से भी लोग देख रहे हैं। अभी आपने देखा फ्रांस में ये टॉक्स हुई हैं। तो हो सकता है कि इस साल या तो लड़ाई बहुत एस्केलेशन तौर पे पहुंच जाए, या हो सकता है कंट्रोल भी हो जाए कि ये पीस टॉक्स पे और कुछ गिव एंड टेक होगा। मेरे ख्याल काफी टेरिटरी यूक्रेन की आज की तारीख में 17-18% टेरिटरी रूस के हाथ में है, वो शायद परमानेंट वहां चली जाए। अब वो फैसला खासकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की को करना है कि क्या ये मुनासिब है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ और मिलिट्री एड कम हो गई तो नुकसान इन दी एंड यूक्रेन का होगा। फिर तो वो इसका मुझे लगता है सर इसका इंतजार थोड़ा सा करना होगा। जी सर, चलिए मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार बात रूस की ही होगी, बात रूस यूक्रेन जंग की होगी, लेकिन उसमें हम नॉर्थ कोरिया की एंट्री करवाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या राशन के बदले हथियार रूस को दे रहा है, इसको समझना होगा। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, और उसके बाद सीधा फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया का खुलासा। अनाज के बदले नॉर्थ कोरिया ने रूस को दिए हथियार। 6700 कंटेनर में नॉर्थ कोरिया ने भेजे तोपों के गोले। 2 साल से जारी है रूस यूक्रेन की जंग। रूस और नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया का खुलासा। अनाज के बदले नॉर्थ कोरिया ने रूस को दिए हथियार। 6700 कंटेनर में नॉर्थ कोरिया ने भेजे तोपों के गोले। 2 साल से जारी है रूस यूक्रेन की जंग। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से चीजों को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कर्नल सोडी सर के पास चलेंगे। अनाज के बदले गोला बारूद। साउथ कोरिया ने बड़ा खुलासा किया है। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच डील हुई है। अनाज के बदले नॉर्थ कोरिया दे रहा बारूद। नॉर्थ कोरिया ने 6700 कंटेनर भेजे। कंटेनर में तोपों के गोले भेजे गए। इसमें 155 mm, 122 mm के गोले हैं। दिन रात नॉर्थ कोरिया में हथियार बनाने का काम तेजी से चल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे हुए। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खॉर्सन और जापोरिजिया में जो है रूस का इस वक्त कब्जा है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की जो सप्लाई है उस पर विराम लगा दिया है। लेकिन कर्नल सोडी सर, मैं आपके पास आऊंगा अहम सवाल लेकर। ये नॉर्थ हम रूस की ही बात कर रहे हैं, और आपने भी कहा कि रूस बहुत मजबूती से लड़ रहा है, नाटो के लिए रूस तैयार है। लेकिन हालात ऐसे भी तो हैं सर। एक पॉइंट, मेरा जो पॉइंट है कि सैनिक आप दूसरे देशों से आपको चाहिए
चाहे आप उनको हेल्पर कह रहे हैं, लेकिन खबरें तो ये हैं कि वो फ्रंट लाइन में वैगनर के साथ लड़ रहे हैं या उनको लड़वाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट कि आप बेशक नेटो से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन आपको अम्निशंस और हथियार जो हैं वो दूसरे देशों से भी लेने पड़ रहे हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? राजेश जी, कोई भी देश के पास असीमित रिसोर्सेज नहीं होते हैं। जैसे कोई भी अमीर से अमीर आदमी के पास भी असीमित पैसा नहीं होता है, ऐसी देशों का हाल होता है। हालांकि रूस का अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है, वो कई हथियार खुद बनाता है। क्योंकि ये जंग 2 साल से लंबी चल रही है, तो ये स्वाभाविक है कि रूस की अपनी जो एमिनेशन की जरूरत है वो उसे कई दूसरे देशों से लेनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन है। और ये एक सबक और सीख भी है पूरी दुनिया के देशों के लिए कि अगर रूस जैसी बड़ी ताकत, जिसका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा है, अगर उसे दूसरे देशों की जरूरत पड़ रही है हथियारों के लिए और सैनिकों के लिए, तो उन देशों को सोचना चाहिए जिनका अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा नहीं है और जो अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी जंग में जा सकते हैं। तो पहली सबक और सीख ये है। दूसरी बात है, जहां तक उत्तर कोरिया हो, जहां तक चीन हो, जहां तक ईरान हो, वो खुलेआम रूस की मदद करें। क्योंकि इस वक्त, जैसे मैंने आपको अपने पिछले बात में बताया, कि ये 4 देशों का जो कंबाइन है, रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। और इसकी चेतावनी पिछले महीने 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने दी है। जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हों उत्तर कोरिया पे, रूस पे, ईरान पे, कोई आर्थिक प्रतिबंध काम नहीं किया है। और ये चारों देश चीन मिला के ये साल प्रति साल आर्थिक और सैनिक तरीके से मजबूत हो रहे हैं। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा राजेश जी। ईरान कुछ ही महीने में एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो कि ऊपर स्पेस में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होगी। ये दुनिया के बड़े बड़े देश भी नहीं सोच सकते हैं जो ईरान सोच रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्थिक प्रतिबंध है, चाहे उत्तर कोरिया पे हो, चाहे ईरान पे हो, रूस पे हो, ये ना काम किए हैं ना ही काम करेंगे। क्योंकि ये 4 देश अब जान चुके हैं कि ताकत अब इन चारों देशों में है। अमेरिका और नाटो की ताकत आस्ता आस्ता खत्म हो रही है। राजेश जी, मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा। जब ये नाटो बना तब 2 और अलायंस बने थे, सीटो और सेंटो। सीटो सेंटो खत्म हो गए और वो दिन दूर नहीं है कि नाटो भी खत्म होगा। बेशक ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नाटो में वो ताकत नहीं रहेगी जो आज से 10 साल पहले थी। क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि नाटो की पीछे की शक्ति जो है अमेरिका, वो खुद आर्थिक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ठीक है सर, लेकिन संजीव जी, कर्नल सोडी सर ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया यहां पर कि अब यूएन हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, इनके प्रतिबंध मायने नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से हमने नॉर्थ कोरिया को सरवाइव करते हुए देखा, ईरान को सरवाइव करते हुए देखा, रूस तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बहुत मजबूती से अपनी अर्थव्यवस्था के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वाकई में अब ये जो संस्थाएं हैं, इनके वजूद का भी सवाल है? नहीं राजेश जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सैंक्शंस हैं वो जरूर ऐसी रिजीम्स पे भारी दबाव बनाते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो। और यदि आप नॉर्थ कोरिया का मैं पहले एग्जांपल लेना चाहूंगा। नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो भी अमेरिका के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जो भी नेगोशिएशंस किए जाते हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का सबसे पहली डिमांड ये रहती है कि उसके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस ढीले किए जाएं, उसको हटाया जाए और नॉर्थ कोरिया के साथ एक नॉर्मल बिहेवियर किया जाए। ईरान के ऊपर भी जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट ईरानियन इकोनॉमी पे पड़ता है। वो सिवियरली स्ट्रेस्ड आउट इकोनॉमी है। और ईरान यदि वर्तमान समय में कोई अगर मिडिल ईस्ट रीजन में कोई बड़ा युद्ध का खतरा अगर वो नहीं मोल ले रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके ऊपर पहले से ही सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो कि बढ़ भी सकते हैं और इससे वो भारी दबाव में रहता है। रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस का असर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि रशिया सैंक्शन से प्रभावित नहीं है। हैवीली सैंक्शनड इकोनॉमी है और रशिया के रिसोर्सेज भी डिप्लीट हुए हैं, चाहे वो रशिया के मिलिट्री रिसोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, सभी में कमी देखी जा रही है। और इसी वजह से अब रशिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ झुकना पड़ रहा है। वैगनर आर्मी वगैरह, हालांकि वो इस्तेमाल पहले भी करते रहे हैं, लेकिन सीरिया के जो अनेक
लड़ाकों को वो अपने सेना में शामिल करने की कवायद करते नजर आते हैं। तो ये कहना कि सैंक्शंस का असर नहीं होता है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सैंक्शंस का असर ये जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स होती हैं इनके ऊपर हैविली पड़ता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि वर्तमान समय में जो विश्व में पोलराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज गति से हो रही है। एक नए शीत युद्ध का खतरा दिख रहा है, और एक जो राष्ट्र अपने आप को युद्ध में ढकेल करके और उसके बाद जो अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करना और एक इकोनॉमी ऑफ वॉर क्रिएट करना, इस तरीके की प्रक्रिया रशिया और अन्य देशों में जरूर चल रही है कि एक संकटकालीन स्थिति में जिस तरीके की जो आर्थिक विकास और उत्थान होता है उस तरीके की जो ग्रोथ है वो जरूर दिख रही है। लेकिन ये जो ग्रोथ है इसे कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ नहीं कह सकते, और अल्टीमेटली ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं कही जाएगी। और वर्तमान समय में जो इस तरीके की जो सिचुएशन, अनसर्टेन सिचुएशन खड़ी करके और एक वॉर की सिचुएशन खड़ी करके अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना, ये कहीं से भी हेल्दी साइन नहीं है, और ये विश्व, पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि जैसे कि भारत, एक मिनट दीजिएगा राजेश जी, मेरा ऐसा मानना है यूरोप के देश करते आए हैं और अमेरिका को तो इसमें महारत हासिल है। सर मैं आता हूं आपके पास जी, ठीक है, मैं आता हूं संजीव जी आपके पास। मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, एक पॉइंट मेरा और है, संजीव जी ने हल्का सा उसको टच किया, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ब्रीफ से बात होनी चाहिए कि क्या वाकई में दुनिया एक और कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, जिस प्रकार से नेटो देश अपना सबसे बड़ा अभ्यास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस की बात करें, चीन की बात करें, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो हैं वो अलग होकर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं। क्या दुनिया उस तरफ बढ़ रही है? राजेश, मेरा सोच विचार इस प्रकार है कि अभी दुनिया का जो न्यू नॉर्मल हो गया है वो हो गया वॉर और कॉन्फ्लिक्ट। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर या 3 साल में कितनी लड़ाइयां कहाँ छिड़ी हैं। ये तो 2 मोटे तौर पे लड़ाइयां चल रही हैं। सूडान की लड़ाई दुनिया भूल गई है, वहां अभी भी चल रही है, और हर तरह की, जॉर्जिया में आपने देखी है जी, अजरबैजान में देखा है, तो हर जगह लड़ाई हो रही है और इसके अलग पहलू पे हो रही है। कहीं टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं फुल फ्लेज वॉर हो रहा है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो रहा है। आपने ये जो गाजा जो हमास ने किया था 7 अक्टूबर को, वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर था। तो लड़ाई अभी एक न्यू नॉर्मल हो गई है। अब सवाल उठता है कि ये जो नेटो है या यूनाइटेड नेशंस है, पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था जो है वो मेरे ख्याल वो तो खत्म हो ही गई है। लेकिन अब मल्टी पोलराइजेशन जो वर्ल्ड हो रही है, एक तो देखिए वेस्ट और नेटो रहेगा, हमेशा रहेगा, स्ट्रांग भी रहेगा। दूसरा जो है अभी चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, बेलारूस, ये एक अलायंस बनता दिख रहा है, और ये साफ एक और अपोजिट पोल हो गया है। और तीसरा है जो ग्लोबल साउथ हो गया, जिसमें तकरीबन 125 देश है, जो पहले कोई उनको सुनता नहीं था, आज पूरी विश्व उनको भी सुनता है। तो ये 3 एक मेजर पोल्स हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है अब ये कोल्ड वॉर आप बोलिए तो मेरे को तो लगता है ये तो हॉट वॉर चल रहा है, और अभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बढ़ती रहेगी। इंडो पैसिफिक में आप देखिएगा अभी अमेरिकन फोकस बहुत जगह डाइवर्टेड हो गया है, इजराइल में हो गया है, यूक्रेन में है, और इंडो चाइना की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ उसका अटेंशन है। तो आज चाइना भी ये परिस्थिति देखते हुए ताइवान के साथ कुछ कर सकता है, तो 3 फ्रंट खुल जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये कोल्ड वॉर तो मैं नहीं बोलूंगा, अब तो ये डायरेक्ट वॉरफेयर ही हो रहा है, और इसमें हमारे जैसे देश को भी अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके रिपरकशंस इंडिया पे भी होंगे। और इसीलिए ये क्वाड बना है। हो सकता है क्वाड आज से कुछ साल के बाद एक मिलिट्री अलायंस भी बन जाए। ये एक रियलिटी है, ये हमको एग्जिस्ट करना, ये एक एग्जिस्टेंस रियलिटी है, हो सकता है। क्योंकि जिस अभी क्वाड का जो इरादा है वो अलग है, लेकिन बाद में ये कुछ बन सकता है। तो देखिए कहीं स्मॉल ग्रुपिंग्स, कहीं बिग मिलिट्री ग्रुपिंग्स बन सकती हैं। वर्ल्ड आज कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो की तरफ हेड कर रहा है। तो जो कोल्ड वॉर था और जो बिटवीन यूएस के साथ जो आज में अभी रूस और ये जो एक अलायंस है, इसमें अभी 3 पोल्स तो सीधे ही हो गए हैं। कोल्ड वॉर नहीं, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी टर्म दी कि अब कोल्ड वॉर का वक्त नहीं है, अब हॉट वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना होगा। सर संजय मैस्टन सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि
2035 तक चीन चाहता है कि 1500 परमाणु हथियार उसके पास हो। लेकिन इसके पीछे का मकसद है क्या? अगर परमाणु हथियार वेपन ऑफ डिटरेंस हैं तो फिर 1500 ही क्यों? बड़ा सवाल है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। पहले छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन के परमाणु कार्यक्रम ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। बड़ी खबर आपको बता दें, 2030 तक चीन के पास होंगे 1000 परमाणु बम। चीन के पास अभी हो सकते हैं 500 परमाणु बम। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के परमाणु बम भारत अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। चीन के परमाणु कार्यक्रम ने दुनिया की टेंशन बढ़ाई है। 2030 तक चीन के पास होंगे 1000 परमाणु बम। चीन के पास अभी हो सकते हैं 500 के आसपास परमाणु हथियार। तो ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे दूं, फिर एक्सपर्ट से डिटेल से इसको समझते हैं। ड्रैगन का प्लान 1500 परमाणु बम। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की यह रिपोर्ट है। परमाणु हथियारों की तेजी से बढ़ावा जो चीन कर रहा है, परमाणु जैसे दूसरे हथियारों पर भी चीन काम कर रहा है। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने का प्लान है। 2035 तक 1500 परमाणु कार्यक्रम का प्लान है। 2023 तक चीन के पास 500 परमाणु हथियार थे। नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों का एक्सपेरिमेंट भी चीन जल्द करने वाला है, यह हमें समझना होगा। लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं? रूस के पास 4489 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3708, चीन के पास 410 से 500, पाकिस्तान के पास 110, भारत के पास 160 से 165 के आसपास परमाणु हथियार हैं। ये फिलहाल करंट सिचुएशन है। लेकिन कर्नल सोडी सर, बहुत रफ्तार से चीन काम कर रहा है। जिस रफ्तार से चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण पे काम किया, जिस प्रकार से सेना को उसने बढ़ाया, जिस प्रकार से सेना को आधुनिक उसने किया, उसी प्रकार से अब चीन अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है। अगले 10 साल के अंदर चीन चाहता है कि यह परमाणु हथियारों का जखीरा 1500 कर लिया जाए। मकसद क्या है सर इसके पीछे का? अजय जी, शी जिनपिंग जब 2013 में चीन के राष्ट्रपति बने, उस वक्त चीन के पास सिर्फ 250 परमाणु हथियार थे। 2 साल बाद 2015 में चीनी सेना का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और वो थिएटर कमांड में बटी। और जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब शी जिनपिंग ने अपने पीएलए के चीफ को कहा कि उन्हें ज्यादा परमाणु हथियार चाहिए, और ये प्लान दिया कि 2030 तक 500 और 2035 तक 1500, जो कि ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम शी जिनपिंग के विजन के तहत टाइमलाइन से सही चल रहा है। अब ये चीन क्यों कर रहा है ये सब? मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा। 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। जंग नंबर 1 है कि चीन और अमेरिका का जंग होगा ताइवान के ऊपर, जिसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की, जब उन्होंने बयान दिया और कहा 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान पे। और इसी श्रृंखला में जंग नंबर 3 है 2035 में, जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें तो ये 2035 का 2 फ्रंट वॉर की तरफ बिल्कुल उनका टाइमलाइन सटीक बैठ रहा है। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने ने द प्रिंट में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज तक दुनिया में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है, यानी कि उनके बयान में बहुत गहराई थी। मेरे कहने का मतलब है राजेश जी, ये जो सारी प्लानिंग चल रही है, ये चीन इन जंगों की तरफ प्लान कर रहा है। और जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त चीन के नेवल डॉकयार्ड्स में दिन रात
उनके युद्ध पोतों पे काम चल रहा है, क्योंकि 2030 तक चीन ने 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु सबमरीन और 200 युद्ध पोत बनाने हैं, जिसका काम दिन रात चल रहा है। इतना बड़ा जखीरा, चाहे युद्ध पोत का हो चाहे परमाणु हथियार का हो, ये किसी पिकनिक या पार्टी के लिए तो चीन कर नहीं रहा। चीन की मंशा साफ है कि उसने युद्ध करना है, और सारी टाइमलाइन, जैसे मैंने आपको बताया, सारी टाइमलाइंस इन 6 युद्ध की तरफ जा रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। संजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि वक्त लगातार कम भी होता जा रहा है। संजीव जी, जिस प्रकार से चीन सेना पे बहुत रफ्तार से काम कर रहा है, और कर्नल सोडी सर का भी कहना साफ है कि उन्होंने पहले पब्लिश कर दिया है कि हमने इस वक्त तक ये सब कुछ करना है। भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से ये कितना चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका 7 समुद्र पार है, भारत और चीन की तो सीमा लगती हुई है और विवाद भी है। संजीव जी जी, ये चिंताजनक भी है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, वो चाइना के ऊपर लगाम लगाने में सफल होंगे। चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। क्वाड का जो इनिशिएटिव है, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मैं जनरल मैस्टन सर से मैं सहमत हूँ कि यदि ऐसी आवश्यकता कभी भविष्य में चाइना के एग्रेशन के आधार पर रिस्पॉन्ड करने की पड़ती है, तो ये जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो एक बड़े मिलिट्री एक्शन को वो ले सकता है, और ऐसी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, पूरे विश्व का की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो चाइना के इस बढ़ते हुए एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उसके ऊपर एक चुनौती है। चाइना अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को 2035 तक कंप्लीट कर लेना चाहता है। 2049 तक तो वो पूरे विश्व में नंबर 1 पावर बन जाना चाहता है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये सोचना है कि चाइना का समय आ चुका है, वो अब चाइना ड्रीम की बातें करते हैं और उस ड्रीम को हासिल करने के लिए युद्ध करने की बातें करते हैं। तो ये चाइना के मंसूबे युद्ध के हो सकते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। संजीव जी, माफी मांगूंगा दिल से, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया, सिर्फ 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। मैं चाहूंगा कि सर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं मैं, मेजर जनरल संजय मैस्टन सर का। सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट मेरे पास हैं। ये जो खबर है 2035 तक 1500 परमाणु हथियार, क्या मकसद इसके पीछे आप बीजिंग का देख पा रहे हैं सर? तो देखिए, मतलब बहुत साफ है, जैसे कर्नल सोडी ने भी बोला है, ये तो साफ जाहिर होता है कि उनका इंटेंट है इंडो पैसिफिक और हिंदुस्तान। अब सवाल उठता है क्या वो क्या करेगा। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के वेपन्स हैं, और हर कंट्री को पता है। अब रशिया यूक्रेन से एक एग्जांपल लिए, अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, उनके पास पहले थे, अगर वो वेपन्स होते तो ये शायद लड़ाई होती ही नहीं, और अगर होती भी, और अगर जिस प्रकार आज यूक्रेन है, तो यूक्रेन फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता था। अब नंबर्स तो किसी के पास 100 भी हो जाए या 1000 भी हो जाए, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जब होता है तो सबको उसका परिणाम पता है, और दोनों तरफ एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, और उसके बाद तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, क्या वो मतलब खत्म हो जाएंगे। तो नंबर्स एक बस वो है मैसेजिंग कि हमारे पास इतने हैं, चाहे कितने भी हो, अमेरिका के पास कितने हैं, रशिया के पास कितने हैं, रूस भी हमेशा बोलता हुआ हमारे पास ये तकरीबन 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या अमेरिका ने उसके बाद वापस काउंटर अटैक नहीं करेगा? तो नंबर्स इज जस्ट सिंबॉलिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स का मकसद और कुछ है, लेकिन साफ है जो मंशा है, जो दोनों स्पीकर ने बोला है, ये मिलिट्री वॉरफेयर की तरफ है, मिलिट्री वॉर्स की तरफ है, और उसमें जो हिंदुस्तान जैसे देश को भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, इंडो पैसिफिक में जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, वो भी फिर एक ग्रुपिंग में ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पर एक बिल्कुल नया डायमेंशन हो सकता है, जिसमें एक भारत को भी बहुत बड़ा योग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो इमीडिएटली नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर में चाइना बैठा हुआ है। तो ये सबको ये रोल अदा करना होगा। समय का थोड़ा सा अभाव है। जी सर, थैंक यू। जी सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से मैं आप तीनों मेहमानों के साथ बैठूंगा और इस मुद्दे पर परमाणु हथियार, न्यूक्लियर जो
हथियार हैं, इनके ऊपर डिटेल से हम चर्चा करेंगे बैठकर कि क्या कुछ हो सकता है आगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोढी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।